लेकिन ममता बनर्जी ऐसी क्या मजबूर हो गई कि पूरी की पूरी पार्टी को, जिसको उन्होंने तिनके की तरह खड़ा किया था, वो पूरी पार्टी सौंप दी भतीजे को 3 साल पहले? ऐसा क्या मोहपाज था उनका? यही भतीजा इतना फेमस क्यों बन गया? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब क्या करोगे? जितना भी परिवारवाद पार्टी आप देखिए, सब में एक ही हाल है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी का हाल एक ही है। पर वही तो बात हो जाता है। एक वरिष्ठ सांसद जो 4 बार की सांसद रह चुकी हैं, काकोली घोष दस्तीदार जी, जो दीदी के साथ 1984 से, मतलब मेरे पैदा होने से पहले दीदी के साथ है, उनको अभिषेक बनर्जी भी नहीं, अभिषेक बनर्जी का पीए फोन करके थ्रेट कर रहा है, ये करो वो करो। तुम ऐसे थोड़ी चलता है। और दीदी का फोटो हट जाएगा तो अभिषेक जी का इतना हैसियत नहीं है कि काउंसिलर इलेक्शन जीत जाए। अभिषेक बनर्जी को लेकर चलिए, ममता बनर्जी के लिए ब्लड इज थिकर देन वाटर, उनका भतीजा, इसलिए उन्होंने उसको पूरी कमान सौंप दी। लेकिन जब पार्टी के बाकी लोग उनसे शिकायतें भी तो करते होंगे ना कि देखिए युवराज क्या कर रहा है, इसको समझाइए, तो ममता बनर्जी ने क्या आंखों में पट्टी बांध रखी थी? वो सुनती नहीं थी आप लोगों की? यही बात है। बात यहीं पे है कि ममता दीदी मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक तो वो मुख्यमंत्री थी तो थोड़ा एक्सेस भी कम हो गया था सबका, और दूसरा चीज है कि उनके आजू बाजू हमेशा 5-6 कैबिनेट मिनिस्टर्स घूमते थे। तो दीदी क्या करती थी, मैं जैसे जैसे पकड़ लीजिए, मैंने जाके एक कंप्लेन किया, दीदी जो मंत्री खड़े हैं उनके साथ, उनको बोलता था, ए रिजू का ये काम देख लो, ऐसे डिप्यूट कर देते थे। और ये जो मंत्री को डिप्यूट करते थे, वो आधा काम करता था, आधा नहीं करता था। अब बार बार तो मैं एक मुख्यमंत्री को जाके इरिटेट नहीं कर सकता, आप समझिए बात को। और पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो कमान था वो अभिषेक जी के हाथ में चला गया था। और वो इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि उनके पास पहुंचना तो मतलब केदारनाथ का दर्शन, ऐसा वाला बात हो गया था। और अगर वो भी कुछ बोलते फिर भी हम सुन लेते। उनके पीए, उनके ऑफिस के स्टाफ, वो हमें फोन करके ऑर्डर करते थे। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ये कैसे बर्दाश्त हो? हम पार्टी करने आए हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी है, हमारे लीडर ममता बनर्जी। चलिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उनको हम हर छोटी चीज में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बट आप अभिषेक बनर्जी जो हमारे लीडर हैं, आपके पास तो हमारा एक्सेस होना चाहिए। हम आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं कि दादा यहां पर ये गलत हो रहा है, और आपका पीए हमें फोन करके ऑर्डर दे रहा है, ये करो वो करो और ये करो वो करो, और ऐसे हमको चमका रहे हैं, धमका रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ सांसदों को, ये कब तक चल सकता है? ये नहीं चल सकता है। इसीलिए आज ऐसा हालत हो रहा है। अब जब जो गुट अलग हुआ है, वो गुट ये कह रहा है कि ममता बनर्जी हमारी चीफ एडवाइजर बन जाएं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका इस पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी तृणमूल के साथ बने रहने के लिए या अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपने भतीजे की बलि चढ़ा सकती है, उससे किनारा कर सकती है? क्या ऐसे समीकरण बन सकते हैं? देखिए अंजू जी, मैं तो ग्रासरूट पॉलिटिक्स के साथ 15 साल हूं। भले ही मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था पार्टी का, बट मैं तो जमीनी राजनीति से जुड़ा हूं। मैंने राजनीति में बहुत चीजें देखी हैं। राजनीति और सत्ता के लिए ऐसे बहुत मैंने डिसीजंस देखे हैं पूरे देश भर में, जो साधारण हिसाब से संभव नहीं होता है। तो वो क्या सिद्धांत ममता दी लेगी, वो ममता दी जानती है। बट मैं आपको इतना कहूंगा कि ममता दीदी, आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट मिला है, करीब करीब 2.5 करोड़ वोट मिला है ममता दीदी को। और ये जो 80 विधायक हैं, ये सारे ममता दीदी के नाम पे ही जीता है। और बंगाल का एक अद्भुत चरित्र है अंजू जी, मैं आपको बता दूं कि पार्टी कोई भी हो, जैसे भाजपा को वोट मिलता है मोदी जी के चेहरे पे, कैंडिडेट कोई भी हो, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है, या ऋतुव्रत बंदोपाध्याय या संदीपन साय या रिजू दत्ता को वोट नहीं मिलता है। जो वोट मिलता है वो ममता दीदी के चेहरे पे मिलता है। तो बंगाल के 2.5 करोड़ जनता ने अभी भी ममता दीदी को वोट दिया है। तो ममता दीदी के ऊपर है उनको क्या करना है। पर अगर ममता दीदी ने यह सिद्धांत लिया कि हम अभिषेक का हाथ नहीं छोड़ेंगे, अब मुझे तो लगता है दुकान तो बंद ही हो गया, अब साइन बोर्ड हो जाएगा। और दूसरी सिद्धांत तरफ उनको लेना है। और दूसरी तरफ सीआईडी वाला जो फर्जी दस्तखत वाला मामला है, इस मामले में सीआईडी के सामने पेश होना था, उस जिस दिन सम्मन मिला उसी दिन अंडे पड़वा लिए अपने ऊपर अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी के बारे में मैंने ये सुना है कि जब वो घर से निकलकर एयरपोर्ट भी जाता था या कहीं भी, तो ग्रीन कॉरिडोर बन जाता था, रास्ते में कोई आता नहीं था, आवाजाही रोक दी जाती थी। क्या सच में ऐसा होता था? हाँ, हाँ,
ये सच बात है, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी जी को Z प्लस ब्लू बुक कैटेगरी मिलता था, विच इज इक्विवेलेंट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर भी कहीं ट्रैवल करेंगी तो उन या करेगा तो उनको भी ग्रीन कॉरिडोर मिलता है। और मतलब Z प्लस ब्लू बुक कैटेगरी ये होता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को जो सिक्योरिटी मिलता है वही सिक्योरिटी उनको मिलता था। अब दीदी उतना सिक्योरिटी खुद मुख्यमंत्री बन के लेती नहीं थी, ना ही अभी हमारे जो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु दा ना वो लेते हैं, बट अभिषेक जी लेते थे ये सिक्योरिटी। ये सब तो कारण है कि लोगों का गुस्सा। देखिए, मैं आपके चैनल पे बैठ के आपको बाइट दे रहा हूं, आपके साथ पॉडकास्ट में बात कर रहा हूं, मेरे घर पे तो कोई चोर चोर स्लोगन नहीं दे रहा, मेरे ऊपर तो अंडे नहीं पड़ रहे हैं, मेरे नाम पे तो बंगाल के किसी थाने में FIR नहीं है। मैं तो आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं। कोई तो बोल नहीं सकता कि रिजू दत्ता किसी का जमीन छीन लिया है, रिजू दत्ता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारा पीटी किया है, बीजेपी के कार्यकर्ता को फर्जी पुलिस केस में पकड़ाया है, या रिजू दत्ता ने किसी की घर की माँ बहन के ऊपर हाथ डाला है। नहीं, हम लोग जो परिवार से आते हैं, हम लोग जो एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, हमने पार्टी किया है इमोशन से, तृणमूल से लिया नहीं है। उल्टे हमारा अपना पैसा खर्चा हो गया पार्टी करते करते, तो हमारे ऊपर तो ये सब नहीं हो रहा है। आप अब सवाल इसी पे होता है कि एक व्यक्ति जो पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, उनका घर जो है वो सेल्फी पॉइंट बन गया, लोग वहां जाके गाली दे रहे हैं। मतलब ऑफिस में किसी का झगड़ा हो गया, वो घर जाने से पहले अभिषेक बैनर्जी घर के सामने खड़े होकर 2 गाली देके घर जा रहा है। उसके बाद वो निकल रहे हैं तो उनके ऊपर अंडे चल रहे हैं, उनके घर के बाहर चोट चोट स्लोगन हो रहा है, उनके पास ED CBI के समन्स जा रहे हैं, IT के समन्स जा रहे हैं, CID का नोटिस जा रहा है। तो एक व्यक्ति सही और बाकी पूरा तृणमूल कांग्रेस गलत, ये तो हो नहीं सकता। ये दीदी को समझना पड़ेगा। और यही होता है हर जगह में, जब आप एक व्यक्ति जिसकी योग्यता नहीं है उसको जबरदस्ती सिंहासन पे बिठा दो। ये भारत की राजनीति के इतिहास में ये लिखा है। आप इंदिरा गांधी और संजय गांधी का भी अगर उदाहरण ले तो इंदिरा जी ने भी तो इमरजेंसी के टाइम संजय गांधी जी को बिठा दिया था, और उसके बाद जो होना था वो हुआ, हार गई थी कांग्रेस। इंदिरा गांधी जी को नया पार्टी बनाना पड़ा था, इंदिरा कांग्रेस बोल के। तो बात वहीं पे आता है।